एक शांत रात थी जब एक औरत को अचानक लगा कि जो आदमी उसके बगल में लेटा है वो शायद उसका असली पति नहीं है, क्योंकि उसका असली पति कभी खराटे नहीं लेता था, कभी सोने से पहले कडल करने को नहीं कहता था और हमेशा सीरियस रहता था। लेकिन आज रात ये आदमी बर्तन भी धो रहा था, तभी उसका शक गहरा हो गया और वो सही थी, क्योंकि उसका असली पति बस एक दिन पहले ही कार एक्सीडेंट में मर चुका था। इत्तेफाक से जिस आदमी से वो टकराया था उसका नाम भी सेम था, लेकिन उस आदमी को सिर्फ माइनर इंजरी आई थी। लेकिन जब एंजल्स जो आत्मा लेने आते हैं हॉस्पिटल पहुंचे तो उन्होंने गलती से दूसरे आदमी की आत्मा ले ली। बाद में जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने उसकी आत्मा वापस भेजी तो उन्हें पता चला कि उसका असली शरीर पहले ही जलाया जा चुका था। गिल्ट में आकर एंजल ने उसकी आत्मा उस अमीर आदमी के शरीर में डाल दी जिसका नाम सेम था और जिसे उसके फ्यूनरल के लिए तैयार किया जा रहा था। जब वो अमीर आदमी अचानक जागा तो सब शॉक हो गए। वो आदमी जिसका असली नाम चाहूने था एक बड़ा बैंक मैनेजर था जो अपने स्टाफ और बीवी दोनों से स्ट्रिक्टली बात करता था। उसकी बीवी या जिन उसकी कोल्ड लाइफ से थक चुकी थी, लेकिन अब उस शरीर में एक दूसरी आत्मा घुस चुकी थी, एक फन लविंग, इमोशनल और लविंग छोटा सा रेस्टोरेंट शेफ, एक ऐसा आदमी जो हमेशा अपनी फैमिली के साथ खुशी से रहता था। जब मीडिया ने देखा कि शाओ होन जाग गया है तो न्यूज चैनल्स ने हंगामा मचा दिया। डॉक्टर्स को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वो नया आदमी जब उसने अपने आसपास के लोगों को देखा तो वो कंफ्यूज हो गया। जब उसने आईने में अपना चेहरा देखा तो उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसने अपनी असली बीवी मेरॉन को कॉल किया, लेकिन उसने सोचा ये कोई प्रैंक है और फोन रखने से पहले उसे डांट दिया। फिर उसका एक पुराना दोस्त हॉस्पिटल आया जो उसे पहचान नहीं सका। नए आदमी ने हॉस्पिटल से निकलने और घर वापस जाने की कोशिश की, लेकिन एक खूबसूरत और अमीर बीवी उसके सामने आ गई जिसने कहा, पहले आराम करो। ये दिखाने के लिए कि वो बिल्कुल ठीक है, उसने एक मजेदार डांस किया जिसने उसकी बीवी को और भी ज्यादा शॉक कर दिया। उसने सोचा, क्या ये सच में वही हो सैलपति है? अपने दोस्त की मदद से वो हॉस्पिटल से निकला और अपने पुराने घर पहुंचा। वहाँ उसकी बीवी मिरन डस्टबिन लेकर बाहर आ रही थी। जब वो उससे मिला उसने उसे सच बताया और उन बातों का जिक्र किया जो सिर्फ एक पति और पत्नी ही जान सकते थे। लेकिन मिरन को लगा कि वो कोई क्रीपी इंसान है, हत्ता कि उसके दोस्त को भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही चीलोन है जो हमेशा सीरियस रहता था। बाद में जब वो उस अमीर फैमिली के घर वापस आया तो उसकी नई बीवी और 2 बच्चे उसके सामने थे। कंफ्यूज होकर वो बाथरूम गया और जोर जोर से रोया। जब वो शावर लेकर बाहर आया तो वो बीवी यारी नाइट ड्रेस पहनकर अंदर आई और कबर्ड में किसी दूसरी औरत की पुरानी लिंगरी देखकर शॉक हो गई। फैमिली को लगा कि चाहून पर किसी स्पिरिट का साया है, इसलिए उन्होंने एक प्रीस्ट को बुलाया, लेकिन बेचारी खुद ही गिर गई। एक पेड़ पर बैठा सोल कलेक्टर ये सब देखकर थक गया था, क्योंकि अब उस आदमी के अंदर पड़ोस का एक प्यारा इमोशनल आदमी था जिसका सपना एक छोटा रेस्टोरेंट चलाना था। और उसके मौत के बाद दुकान भी बंद हो गई थी और उसका परिवार कर्ज में डूब गया था। फिर भारी मन के साथ वो वापस गया और चाहून की अमीर माँ से पैसे मांगे। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे 1 करोड़ कैश हाथ में दे दिया। ग्रैंडपा ने डिलीवरी बॉय का भेस बदला और ये पैसे पार्सल में डालकर अपनी असली बीवी मीरन को भेज दिए। जब उसने और उसकी फैमिली ने पैकेट खोला तो इतना कैश देखकर वो दंग रह गए। शायद उन्होंने अपनी जिंदगी में इतना पैसा कभी नहीं देखा था। उसने एक छोटा सा नोट भी लिखा जिसमें लिखा था, अगर कभी कोई मुसीबत आए तो इस नंबर पर कांटेक्ट करना। ये सब करते हुए वो अपने आंसू नहीं रोक सका। भले ही वो अपनी फैमिली के इतना करीब था, वो उन्हें बता नहीं सकता था कि वो असल में कौन है। लेकिन जैसे ही वो उस रात चाहून के घर वापस आया, एक नई मुसीबत खड़ी हो गई। चाहून की मिस्ट्रेस का कॉल आया और ठीक उसी वक्त उसकी बीवी याजिन फ्रूट्स लेकर अंदर आई। उसके चेहरे के हाव भाव देखकर वो सब समझ गई। क्या तुम इस लड़की को जानते हो? क्या तुम्हें याद है? तब उसे एहसास हुआ कि चाहून का किसी और औरत के साथ भी चक्कर था और हेजिन पहले ही चाहून को डिवोर्स देने वाली थी। वो इतनी सारी कंफ्यूजन से घिरा हुआ था। अगले दिन जब वो ऑफिस पहुंचा तो एक लड़की ने उसे जोर से हक कर लिया, जिससे उसे ऑकवर्ड फील हुआ और वो जल्दी से भाग गया। वो लड़की चिल्लाई कि तुम तो काफी नॉटी निकले। रात में जब हाइजिन दवाई लेकर आई और जाने वाली थी तो उसने बड़े प्यार से उसे रोका, मैं किसी और औरत से मिल रहा हूँ। फिर वो चर्च गया और एक फादर के सामने अपना दिल खोल दिया। मैंने अपना शरीर बदल लिया है, सब कुछ बदल गया है। लेकिन फादर को बस लगा कि वो अपनी दवाई नहीं ले रहा है। फिर वो चाहुन के एक लौते दोस्त आवाई के पास गया और अचानक उसे अपने पिता की याद आई। उसने सोचा पापा जरूर उस पर यकीन करेंगे। उसने आवाई को लिया और अपने पिता के घर गया। जैसे ही वो उनके सामने आया उसने कहा, मैं आपका बेटा हूँ, और पुरानी सारी यादें भी याद दिलाईं। लेकिन उसकी उम्मीदों के खिलाफ उसके पिता ने उसे जोर से थप्पड़ मारा। क्या तुम भी पागल हो गए हो? अब बेचारा क्या करता। तो अगले दिन उसने अपनी बेटी को दोस्त बनकर कॉल किया और उससे मिला।
उसने उसे उसका पसंदीदा पिज्जा खिलाया। बातों बातों में उसे पता चला कि मजबूरी में मिरन को मॉल में काम करना पड़ रहा था और पिताजी अभी भी रात में कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहे थे। ये सुनकर उसका दिल टूट गया। उसने अपनी बेटी से कहा, माँ और मैं नहीं चाहते कि तुम ये सब काम करो। लेकिन जब वो चाओहून के घर वापस आया तो एक और टेंशन इंतजार कर रही थी। पता चला चाओहून को पाइनएप्पल बहुत पसंद था, लेकिन उसने पाइनएप्पल को छुआ तक नहीं। ही को फिर से शक होने लगा, ये चाओहून नहीं हो सकता। लेकिन थोड़ी देर बाद उसने खुद को समझा लिया, नहीं ये बस मेरा वहम है। लेकिन ग्रैंडपा का दिल अभी भी शांत नहीं था। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती तो अभी आनी बाकी थी। जब वो ऑफिस पहुंचा तो उसे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। सब लोग उसे वेलकम करने के लिए लाइन में खड़े थे और वो हाथ जोड़कर हर एक को ग्रीट कर रहा था। सब सोचने लगे, क्या ये सच में वही पुराना गुस्सैल बॉस है? मुझे कुछ नहीं पता, हम सब मिलकर काम करेंगे। उसकी असिस्टेंट हिल गई थी। उसे लगा बॉस एक्टिंग कर रहा है। उसने टीम से कहा, इस बार कुछ बड़ा होने वाला है। वाइस प्रेसिडेंट तुरंत रिपोर्ट करने अंदर गया, लेकिन चू ने कहा, तुम खुद देख लो तुम्हें क्या करना है, खुद सोचो क्या करना है, अपने आप डिसाइड करो। ग्रैंडपा यून बस एक कोने में बैठे थे, पूरी तरह कंफ्यूज, क्योंकि उन्हें सच में कुछ नहीं पता था। जब ग्रैंडपा को आखिर में समझ आया कि कंपनी में उनका असली रोल क्या है, तो उन्होंने एक किताब उठाई और हैरानी की बात ये थी कि कभी स्कूल ना जाने के बावजूद वो उस किताब की हर एक लाइन समझ पा रहे थे। क्या ये इशारा था कि छी यून की असली यादें गई नहीं थी, बस छुपी हुई थी? तभी उसकी सेक्रेटरी कमरे में आई और बताया कि उन्हें एक इंटरनेशनल कॉल का जवाब देना है। ग्रैंडपा ने घबराकर फोन उठाया, लेकिन जैसे ही उन्होंने फोन पर फ्लुएंट इंग्लिश सुनी, वो पहले तो डर गए, लेकिन फिर रियलाइज किया कि वो सब कुछ साफ समझ पा रहे थे और वो फ्लुएंट इंग्लिश में जवाब भी दे रहे थे। लेकिन अगली समस्या थी बैंक सिस्टम का लॉगिन पासवर्ड। उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। तभी हेड प्रेसिडेंट का कॉल आया हालचाल पूछने के लिए। ग्रैंडपा ने कैजुअली कह दिया, मैं पासवर्ड भूल गया हूँ। लेकिन उनके शॉक के लिए प्रेसिडेंट ने तुरंत उन्हें पासवर्ड बता दिया। वो सोचने लगे, इसे मेरा प्राइवेट पासवर्ड कैसे पता? फिर ग्रैंडपा ने सोचा, चलो आज जल्दी घर चलते हैं। लेकिन जैसे ही वो ऑफिस से निकलने वाले थे, वो लोगों से पूछने लगे, छुट्टी के लिए किससे पूछना पड़ता है? सब लोग फिर से शॉक हो गए। शुक्र है उसका सिक्योरिटी गार्ड दोस्त आ गया और उसे हिंट दिया, बॉस आप ही तो सब डिसाइड करते हैं। जाते वक्त ग्रैंडपा सबके सामने झुके और माफी मांगी। जैसे ही वो गए, स्टाफ ने सोचा, बढ़िया है आज हमें जल्दी घर जाने को मिलेगा। लेकिन बस कुछ मिनट बाद ग्रैंडपा वापस आए और बोले, मुझे कुछ याद आया, अगर तुम्हारा काम हो गया है तो घर जाओ, कल मिलते हैं। अब सब लोग फिर से टेंशन में आ गए। उन्हें लगा बॉस शायद उनका टेस्ट ले रहा है और वो सब वापस अपने डेस्क पर काम करने लगे। इसी बीच जो इस सारी उथल पुथल की वजह था, यानी अंडरवर्ल्ड का मैसेंजर, उसे आखिरकार मदद मिल ही गई। एक ताकतवर हस्ती वहाँ आई जिसका नाम कैट गार्डियन था, जिसके अंदर हजारों अलग अलग पर्सनालिटीज थी। उसने कहा, मैं तब तक यहाँ रहूंगा जब तक ये बेचारा आदमी अपने असली घर नहीं लौट जाता। फिर वो दोनों लाइब्रेरी गए जहाँ ग्रैंडपा थोड़े परेशान लग रहे थे। तभी कैट गार्डियन ने अपना रूप बदला और ग्रैंडपा को टेस्ट करने के लिए एक खूबसूरत औरत बन गया। और जैसे ही उसने ग्रैंडपा की थोड़ी शरारती नजर देखी, वो समझ गया कि चोलहुन का असली कैरेक्टर अभी भी अंदर छुपा हुआ है और चाहे ये आदमी कितना भी मासूम दिखे, अंदर से वो अभी भी वैसा ही है। उसने सोचा, इतनी सुंदरता और दिमाग मिलने के बाद क्या ये आदमी कभी अपनी पुरानी साधारण जिंदगी और अपनी बीवी के पास वापस जाएगा? उस रात ग्रैंडपा ने देखा कि हाइजिन अभी तक सोने नहीं गई थी। वो हॉल में बैठकर किसी का इंतजार कर रही थी। पूछने पर उसने कहा, हमारा बेटा अपने दोस्तों के साथ खजाना ढूंढने गया है। ग्रैंडपा मुस्कुराए और बोले, चिंता मत करो, लड़के ऐसे ही बड़े होते हैं। हेजन हैरान थी, तुम आज मुझे डांट नहीं रहे? और फिर उसने प्यार से उसकी तरफ देखा और कहा, एक माँ ने तुम्हें अकेले बड़ा नहीं किया है। रात के वक्त ग्रैंडपा ने देखा कि हेजन सोफा पर सो रही है। वो चुपचाप अंदर गए, एक कंबल लाए और बड़े प्यार से उसे ओढ़ा दिया। शादी के इतने सालों बाद पहली बार हेजन को महसूस हुआ कि उसका पति सच में उसकी परवाह करता है। उस पल वो सच में अंदर से पिघल गई। ग्रैंडपा हमेशा मीरान की फैमिली की बिना किसी शर्त की मदद करते थे, इसलिए मीरान ने एक दिन उन्हें कॉल किया क्योंकि वो समझना चाहती थी कि एक बैंक मैनेजर हॉस्पिटल के कपड़े पहनकर हमारे घर क्यों आया था और उसने मुझे अपनी बीवी क्यों कहा। ग्रैंडपा कुछ बोल नहीं पाए, इसलिए उन्होंने झूठ बोल दिया, मैं बीमार था, दिमाग में कुछ कंफ्यूजन थी। मीरान को लगा शायद वो कोई मेंटल पेशेंट है। फिर उसने पूछा कि उसका मेरे पति के साथ क्या कनेक्शन हो सकता है। तब ग्रैंडपा ने एक और कहानी बना दी, हम दोनों एक बार साथ में लॉटरी टिकट खरीदने गए थे। जब प्राइज आया तो मैं पैसे लेकर भाग गया, लेकिन जब मैंने सुना कि वो एक एक्सीडेंट में मर गया तो मुझे गिल्ट फील हुआ, इसलिए मैं पैसे वापस करने आया हूँ। मीरान ने भी अपनी फीलिंग्स शेयर की कि वो अपने पति को बहुत मिस करती है। ग्रैंडपा के मुंह से एक अजीब लाइन निकल गई, लगता है इस मैनेजर की बीमारी बहुत गहरी है। ऑफिस वापस आने के बाद भी ग्रैंडपा का दिमाग अपनी असली फैमिली पर अटका हुआ था। तभी स्कूल से एक टीचर का फोन आया। उन्हें बताया गया कि चाहुन के बेटे को बुली किया जा रहा है। पहले तो ग्रैंडपा को कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन जब उन्होंने सुना कि जो लड़की उनके बेटे को मार रही है वो कोई और नहीं बल्कि ग्रैंडपा की अपनी बेटी है, तो उनका चेहरा पीला पड़ गया।
दरअसल चाहून के बेटे ने ग्रैंडपा की बेटी के लॉकर पर कुछ बदतमीजी लिख दी थी, जिससे उसे गुस्सा आ गया और उसने उसे मारा। लेकिन बिना सोचे ग्रैंडपा ने अपनी बेटी को बचाने के लिए सारा इल्जाम अपने ही बेटे पर डाल दिया। ये देखकर हाइजिन भी शॉक हो गई। ये आदमी अपने ही बेटे को डांट रहा है लेकिन दूसरी लड़की को बचा रहा है। बाद में ग्रैंडपा की बेटी को भी उनसे एक इमोशनल कनेक्शन महसूस होने लगा, हालांकि वो अनजान थे क्योंकि उनकी हर बात उसे अपने मरे हुए पिता की याद दिला रही थी। हाइजिन और भी कंफ्यूज हो गई। ये आदमी कल तक इतना लापरवाह था कि जब मैंने कहा हमारा बेटा 2 दिन से घर नहीं आया तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, और अब वो किसी और की बेटी के लिए इतना इमोशनल हो रहा है। उसके अंदर का दर्द और कंफ्यूजन बढ़ता जा रहा था। इस पल ग्रैंडपा को एहसास हुआ कि उनका दिमाग इस नई बॉडी की कुछ आदतें अपनाने लगा है। और सबसे हैरानी की बात ये थी कि चाहून की असली पर्सनैलिटी भी धीरे धीरे जाग रही थी। अगले दिन अपना इंश्योरेंस टारगेट पूरा करने के लिए मीरान ने सोचा कि वो चाहून के दोस्त को पॉलिसी बेचेगी। लेकिन जैसे ही उसने फॉर्म भरना शुरू किया, ग्रैंडपा ने अनजाने में अपना आईडी नंबर बोल दिया और मीरान शॉक हो गई क्योंकि वो उसके पति का नंबर था। फिर उसने नोटिस किया कि उस ऑफिस में वही पौधा भी था जो उसके पति को सबसे ज्यादा पसंद था। उसके बाद जब उसने डेटाबेस चेक किया तो रिकॉर्ड बता रहा था कि उस आदमी का एक्सीडेंट हुआ था और डेट बिल्कुल वही थी जिस दिन मीरान के पति का एक्सीडेंट हुआ था। जब मीरान टीवी पर एक इंटरव्यू देख रही थी और उस आदमी में एक छोटी सी आदत पहचानी, कुछ ऐसा जो सिर्फ उसका पति करता था, तो वो पूरी तरह शॉक हो गई। उसे याद आया कि उसके पति के एक्सीडेंट वाले दिन ये आदमी उससे मिलने आया था। क्या वो सचमुच उसका लौटा हुआ पति हो सकता है? उस रात जब हाइजिन नहाने के बाद अपने बाल सुखा रही थी, ग्रैंडपा ने उसकी तरफ देखा और एक पल के लिए उसकी खूबसूरती में खो गए। जब हाइजिन ने उन्हें देखते हुए पाया तो वो शर्मा गई और तुरंत कंबल में छुप गई। ग्रैंडपा की एक छोटी सी तारीफ ने हाइजिन को भी शर्मा दिया। फिर वो दोनों एक ही बेड पर लेटे हुए अपने पुराने पलों के बारे में बात करने लगे। उनकी पहली मूवी, पहला किस, सारी यादें फिर से ताजा हो गईं। जिज्ञासा में ग्रैंडपा ने पूछा, क्या तुम सच में मेरी इतनी परवाह करती हो? उनकी यादें वापस लाने के लिए हाइजिन उन्हें उन सभी जगहों पर ले गई जहां उनकी पहली डेट हुई थी। लेकिन ग्रैंडपा के दिमाग में सिर्फ मीरन के साथ बिताए हुए पल ही आ रहे थे। चाओहून की असली यादें उनके दिमाग में बिल्कुल नहीं आ रही थी। दरअसल हाइजिन का असली पति कार एक्सीडेंट में मर गया था, लेकिन क्योंकि ग्रैंडपा का नाम भी चाओहून था, अंडरवर्ल्ड के फरिश्ते ने गलती से ग्रैंडपा की जान ले ली। भले ही वो एक आम आदमी थे। जब उन्हें गलती का एहसास हुआ तो उनकी आत्मा को वापस चाओहून के शरीर में भेज दिया गया। एक दिन जब हेजन काम से घर आई तो वो खास तौर पर तैयार होकर आई थी। उसने एक रोमांटिक डिनर प्लान किया था। वो उनके रिश्ते में थोड़ी गर्माहट वापस लाना चाहती थी। लेकिन जब वो घर आई और देखा कि ग्रैंडपा ने कोई जवाब ही नहीं दिया तो उसका दिल थोड़ा बैठ गया। ग्रैंडपा का स्टडी रूम साफ करते वक्त उसे एक बॉक्स मिला जो ऐसी चीजों से भरा था जो चाहून कभी यूज नहीं करता था। वहाँ एक नोटबुक भी थी जिसमें अलग अलग तरह की मूली यानी रेडिश के बारे में डिटेल्ड नोट्स थे। ये सब देखकर उसे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वो समझ नहीं पाई कि उसके सामने जो आदमी है वो दरअसल एक बिल्कुल अलग इंसान है। इसी बीच ग्रैंडपा चुपके से मीरान से मिलने गए क्योंकि अब मीरान को भी शक होने लगा था कि ये आदमी शायद उसका मरा हुआ पति हो सकता है। अपने शक को कंफर्म करने के लिए मीरान उन्हें उस छोटे रेस्टोरेंट में ले गए जो उसका पति चलाता था। जब ग्रैंडपा ने उस जगह पर पूरे इमोशन के साथ रिएक्ट किया तो मीरान खुद को रोक नहीं पाई और आखिरकार पूछ ही लिया, क्या ये सच में तुम हो? लेकिन ग्रैंडपा 2 जिंदगियों के बीच फंसे हुए थे। उन्होंने अपनी पहचान से इनकार कर दिया क्योंकि अगर वो सच बोलते तो दोनों परिवारों के लिए इसे एक्सेप्ट करना मुश्किल हो जाता। लेकिन मीरान ने हार नहीं मानी। वो ग्रैंडपा को अपने घर ले आई जहाँ उन्होंने अनजाने में उसके पिता से कहा, प्लीज इतनी मेहनत मत किया कीजिए। जब उन्होंने देखा कि ग्रैंडपा को उनके घर की छोटी से छोटी डिटेल भी पता है तो सब हैरान रह गए। लेकिन ग्रैंडपा ने फिर भी अपनी असली पहचान छुपाए रखी। फिर भी मीरान नहीं रुकी। उसने चाहून की माँ से मिलने का फैसला किया। जब उसने उनसे बात की तो माँ के जवाबों ने उसके शक को और मजबूत कर दिया। उसका दिल इमोशनल हो गया, जैसे उसे यकीन हो गया हो कि उसका पति सच में लौट आया है और उसके सामने खड़ा है। बात करने के बाद वो चुपचाप वहाँ से चली गई। लेकिन उसे कहाँ पता था ग्रैंडपा को अब चाहून की बॉडी के साथ एक गहरा कनेक्शन महसूस होने लगा था और अब चाहून की असली यादें भी उनके अंदर उभरने लगी थी। अब ग्रैंडपा को धीरे धीरे चाहून की सारी यादें याद आने लगी और जब उन्हें याद आया कि चाहून ने अपनी बीवी के साथ कितनी ठंडी और बिना जज्बात वाली जिंदगी गुजारी थी तो उन्हें अंदर से गिल्ट फील होने लगा। लेकिन अब उनके सामने एक नई मुसीबत आ खड़ी हुई। चाहून के बदले हुए नेचर की वजह से जो अब प्यार और नम्रता से भरा था, बैंक की परफॉर्मेंस बहुत गिर गई थी। मैनेजमेंट ने चाहून को हटाने और किसी नए को चेयरमैन बनाने का फैसला किया। लेकिन जो लोग कभी उससे नफरत करते थे वो अब सब उसका सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि ग्रैंडपा ने सबका दिल जीत लिया था। फिर ग्रैंडपा वापस ऑफिस गए और चाहून का पसंदीदा गाना बजाया और जिस पल उसने अपनी आंखें बंद की और महसूस किया, कुछ ही सेकंड्स में वो बिल्कुल पुराने कोल्हून जैसा दिखने लगा। फिर वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सबके सामने चला और बैंक से ऐसे निकला जैसे उसने कोई बड़ा फैसला कर लिया हो। जब वो अपने बॉस से मिलने गया, उसका पुराना एटीट्यूड वापस आ गया था और उसकी दमदार मौजूदगी ने उसके बॉस को भी चौंका दिया। उसी वक्त मिरन के ससुर अक्यूट निमोनिया की वजह से बहुत बीमार पड़ गए। जल्दबाजी में उसने चाओहून को कॉल किया। जब डॉक्टर ने कहा कि किसी फैमिली मेंबर को साइन करना होगा, चाओहून बिना सोचे समझे तुरंत आगे आया।
उस पल में मिरन को पूरा यकीन हो गया कि ये आदमी सच में उसका पति है। फिर जब चाओ हून ने अपने पिता से कहा, प्लीज अपना ख्याल रखना, अब आराम करो, तो उसके पिता ने बिना किसी हैरानी के उसकी तरफ देखा। तभी दादाजी ने आखिरकार सबके सामने अपनी असली पहचान बता दी और कहा, मैं सब कुछ जल्दी ठीक कर दूंगा और तुम्हारे पास वापस आऊंगा। लेकिन पिता ने मना कर दिया, अब वापस मत आना, जिंदगी में पहली बार तुम्हें कुछ मिला है, तुम्हें अपने नए घर में रहना चाहिए। अगर तुम वापस आए तो ये इस नई फैमिली के साथ नाइंसाफी होगी। मीरन ने दरवाजे के पीछे से ये सुन लिया। वो समझ गई कि पिता अपने बेटे की भलाई सोच रहे हैं, लेकिन उसका दिल फिर भी टूट गया। उसने दादाजी से पूछा, तुमने उस दिन अपनी पहचान क्यों नहीं कबूल की? दादाजी ने कहा, अब मेरे पास दोनों की यादें हैं, मेरी अपनी और चाउल हून की। मुझे थोड़ा वक्त दो, बदले में मैं सब ठीक कर दूंगा। मीरन का गुस्सा बढ़ गया, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। रात में हाइजिन चुपचाप दादाजी के कपड़े तह कर रही थी। तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर लिखा था वाइफ कॉलिंग। हाइजिन ने आसपास देखा और पाया कि उसका खुद का फोन अभी भी ड्रेसिंग टेबल पर था। उसने शांत दिखने की कोशिश की और फोन उठाया। फोन के अंदर से एक आवाज आई। वो आवाज सुनने के बाद हज्जुन का चेहरा पीला पड़ गया। उसने तुरंत दादाजी का नंबर डायल किया और देखा कि उनकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में हज्जुन का नाम गॉडेस के नाम से सेव था। तभी उसे सब समझ आ गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने चुपचाप फोन वापस रख दिया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन वो पूरी रात सो नहीं सकी। उसका दिमाग चलता रहा, क्या ये आदमी मेरा पति है भी? शायद वो कोई और है। लेकिन इन सब दिनों के साथ के बाद ये सारा प्यार, क्या ये सब झूठ था? फिर भी हेजन अभी भी इस सच को मानने के लिए तैयार नहीं थी। दर्दनाक यादों ने उसका दिल चीर दिया और गुस्से में वो कमरा छोड़कर हॉल में चली गई और पूरी रात एक कोने में सिमट कर बैठी रही। दादाजी भी उस रात सो नहीं पाए। वो सोचते रहे, क्या कोई ऐसा रास्ता है जहाँ दोनों परिवार बिना चोट खाए रह सके? लेकिन दूसरी तरफ मीरन ने अपना फैसला कर लिया था। अब वो चाहे जो हो जाए अपने पति को वापस पाकर रहेगी। अगली सुबह उसने किसी को कॉल किया और पूछा कि दादाजी कहाँ हैं। उसे पता चला कि वो इस वक्त हेजन के सुपरमार्केट में प्रमोशनल इवेंट कर रहे हैं। उस वक्त दादाजी का काम खत्म होने वाला था, लेकिन उन्होंने हेजन के चेहरे पर कुछ अलग नोटिस किया। जब वो मुड़े तो मीरन भी वहाँ आ चुकी थी। वो पल ऑकवर्ड हो गया। दोनों औरतें एक दूसरे के सामने खड़ी थी और हवा में टेंशन थी। मीरन आगे बढ़ी और बोली, आज हम साथ में डिनर करेंगे। हेजन पीछे नहीं हटी। उसने तुरंत दादाजी से कहा, आज मेरे साथ लंच करो। बेचारे दादाजी बीच में फंस गए, कंफ्यूज्ड और थोड़े नर्वस। तब एक कलीग ने स्थिति को समझा और कहा, चलो हम सब साथ में लंच करते हैं। और इस तरह शायद इतिहास का सबसे अनकंफर्टेबल लंच शुरू हुआ। क्यूरियोसिटी में एक कलीग ने पूछा, इन दोनों औरतों के साथ आपका रिश्ता क्या है? किसी भी औरत ने दूसरी को बोलने का एक पल भी नहीं दिया। दादाजी घबरा गए और झूठ बोल दिया कि उन्हें बैंक में अर्जेंट काम है और वहाँ से भाग गए। लेकिन जैसे ही वो कार में बैठकर जाने लगे, येजिन का मैसेज आ गया। जैसे ही वो रिप्लाई करने वाले थे, मीरन का मैसेज भी आ गया। अब दादाजी पूरी तरह कंफ्यूज थे। दोनों तरफ प्यार, गिल्ट और जिम्मेदारियां थी। घर पर मीरन अपने पति का पसंदीदा खाना बना रही थी और उसने अपने ससुर को बताया वो आज रात डिनर के लिए घर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ह्योन ने भी अपनी सास से कहा, आज बच्चों को अपने साथ ले जाओ, मैं डिनर बनाऊंगी। दोनों औरतें अपने अपने तरीके से तैयार हुई, सुंदर कपड़े पहने, मेकअप किया और बस इंतजार करने लगी। दादाजी ने भी आखिरकार अपना फैसला कर लिया। पहले वो हयागिन के घर गए। उन्हें देखकर हयागिन का चेहरा खुशी से चमक उठा। डिनर के दौरान वो उन्हें उनकी पुरानी मीठी यादें याद दिलाने लगी। लेकिन दादाजी ने उसकी आंखों में झूठी उम्मीद देखी और वो नहीं चाहते थे कि वो झूठ में जीती रहे। उन्होंने शांति से कहा, चौलहुन और मेरे बीच अब सिर्फ यादें हैं, बस इतना ही। फिर वो मिरन के घर गए। मिरन तो खुशी से फूली नहीं समा रही थी। वो उन्हें बार बार खाना परोसती रही, लेकिन दादा के चेहरे पर कोई सुकून नहीं था। उन दोनों के बीच की दूरी पिता को साफ महसूस हो रही थी। रात का खाना अच्छा नहीं गुजरा। रात को जब पति पत्नी एक ही बिस्तर पर लेटे तो मी के मन में ये एहसास हुआ कि अभी भी हमारे बीच कुछ कमी है। दादा के ठंडे व्यवहार ने उसे उस खालीपन की याद दिला दी। इधर हाजिन, जो हर रोज उनका इंतजार करती थी, इतनी उदास हो गई कि एक बरसाती रात को वो बेहोश हो गई। बेटे ने फौरन अपने पिता को फोन किया और जब दादा को ये पता चला तो मेरान के मना करने के बावजूद उन्होंने अपना फैसला कर लिया। उन्होंने हाजिन के पास जाने का फैसला किया। बारिश हो रही थी। मेरान भीगी सड़क पर दौड़ती हुई आई और रोते हुए दादा से बोली, कृपया मत जाइए। लेकिन दादा ने धीरे से उसका हाथ छोड़ दिया, क्योंकि अब उनके दिल ने अपना फैसला कर लिया था। वो याजिन से प्यार करने लगे थे। उस पल में मेरान को सब कुछ समझ आ गया। आंखों में आंसू लिए उसने खुद से कहा, अपने असली घर वापस जाइए। और बस ऐसे ही दादाजी ने अपने दिल की सुनी और हयाजिन के साथ नई जिंदगी शुरू की। लेकिन अब वो ना तो सिर्फ चोलहुन नाम के बैंक मैनेजर थे और ना ही सिर्फ एक साधारण रेस्टोरेंट चलाने वाले दादाजी। वो दोनों यादों का मिश्रण थे, एक नई शुरुआत, एक नया इंसान। वो अब एक परफेक्ट पति और एक प्यार करने वाले पिता भी बन गए थे। सब कुछ एक शांत अंजाम तक पहुंचता हुआ लग रहा था, लेकिन किस्मत में अभी एक ट्विस्ट और बाकी था। एक दिन दादाजी और मेरन इत्तेफाक से एक ही सुपरमार्केट में ग्रोसरीज लेने गए और अचानक एक दूसरे से मिल गए। दादाजी ने जिद की, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। मेरन मान गई। जब दादाजी कार लेने पार्किंग एरिया में गए, मेरन बाहर इंतजार कर रही थी। तभी एक आदमी उससे टकराया। फल जमीन पर गिर गए। जैसे ही मेरन उन्हें उठाने के लिए झुकी, अचानक एक तेज रफ्तार कार आई और उसे जोर से टक्कर मार दी।
जब दादाजी दौड़ते हुए आए, उन्होंने देखा कि मीरान खून में लथपथ जमीन पर पड़ी थी। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने सब कुछ कोशिश की, लेकिन वो मीरान को बचा नहीं पाए। उसकी मौत कंफर्म हो गई। उसी हॉस्पिटल में अंडरवर्ल्ड का फरिश्ता, जिसे कभी गिल्ट फील होता था लेकिन अब दर्द भी, आया और दादाजी से मिला। उसने उन्हें पूरा सच बताया, कैसे ये सब उसकी गलती थी, कैसे गलती से चाओलहुन की जगह दादाजी की जान ले ली गई थी और कैसे सब कुछ गलत हो गया था। दादाजी ने एक बड़ा फैसला लिया। वो घर गए, एक नोटबुक निकाली और उसमें कुछ जरूरी बातें लिखी। फिर वो चुपचाप कमरे में गए और हीन को देखा। उसकी आंखों में सिर्फ प्यार था, लेकिन अंदर एक खामोश उदासी भी थी। उन्होंने हीन को जोर से पकड़ा और उसे एक डीप प्यार भरा किस किया। उसी पल फरिश्ते ने अपना जादू चलाया और वक्त पीछे जाने लगा। सब कुछ वहीं पहुंच गया जहां से पहली बार सब गलत हुआ था। चाओलहुन फिर से वही ठंडा रूड मैनेजर बन गया। हेजिन फिर से डिवोर्स प्लान कर रही थी। ग्रैंडपा फिर से अपने छोटे से रेस्टोरेंट में वापस आ गए थे और चाइनीज खाना बना रहे थे। सब कुछ अपनी पुरानी जगह पर लौट आया था, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। उस रात चाओलहुन को एक अजीब सपना आया। समय पलटने से पहले के कुछ पलों की झलकियां उनके सामने आई। जब वो जागे तो सीधे अपने अध्ययन कक्ष की तरफ दौड़े और वही नोटबुक खोली जो ग्रैंडपा ने पहले उनके लिए छोड़ी थी। उस नोटबुक में सारी घटनाएं अप्रैल तक लिखी हुई थी, लेकिन अभी तारीख थी सिर्फ 15 मार्च। अगली सुबह जब चाओलहुन घर से निकले तो अचानक उन्हें एक अनजाना और अशुभ एहसास हुआ, और जैसे ही वो दफ्तर के लिए गाड़ी चलाने वाले थे, उस भयानक कार दुर्घटना की यादें एक बार फिर उनके जहन में ताजा हो गयी। इसलिए उन्होंने उस दिन गाड़ी से दफ्तर न जाने का फैसला किया। उसी वक्त ग्रैंडपा शिन्वा बैंक में लोन लेने के लिए पहुँचे, लेकिन क्लर्क ने बताया कि उनके नाम पर पहले से एक लोन चल रहा है। ग्रैंडपा ने साफ इनकार किया कि ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। जब मैनेजर चोलहुन ने इस सिचुएशन के बारे में सुना तो उसने छानबीन की और पता चला कि जिस एम्प्लॉय ने वो लोन हैंडल किया था वो पहले ही कंपनी छोड़ चुका है। चोलहुन को दाल में कुछ काला लगा, इसलिए उसने ग्रैंडपा से कहा कि वो घर वापस जाएं और रिजल्ट्स का इंतजार करें। अपने ऑफिस में वापस आकर चोलहुन की यादें अचानक वापस आने लगी। उसे सब कुछ याद आ गया। ब्रेक फेल होने की वजह से वो कार एक्सीडेंट हुआ था और फिर ग्रैंडपा चोलहुन की बॉडी में वापस जिंदा हो गए थे। लेकिन जो चोलहुन ने एक्सपेक्ट नहीं किया था वो ये कि वक्त पीछे जाने के बाद भी उसके पास ग्रैंडपा की सारी यादें थी और साथ ही उसकी अपनी भी। इसी बीच जब ग्रैंडपा घर पर मीरान के साथ लोन के इशू को लेकर परेशान थे, तभी मीरान को अचानक एक फोन कॉल आया। ये कॉल बैंक मैनेजर चोलहुन का था। उसने ग्रैंडपा को बैंक आकर मिलने के लिए कहा। जब वो दोनों चोलहुन, जिनका नाम एक ही था, आखिरकार आमने सामने मिले तो दोनों को एक अजीब सी अपनापन महसूस हुआ, जैसे वो किसी तरह एक दूसरे को जानते हो। चोलहुन ने ग्रैंडपा से कहा कि वो लोन की प्रॉब्लम संभाल लेगा और उन्हें वुकी लोन अप्लाई करने में मदद भी की। पहली बार मैंने किसी ऐसे इंसान को देखा है जिसका नाम बिल्कुल मेरे जैसा है। कितना दिलचस्प है, उसने कहा। कुछ देर बाद चोलहुन चुपके से उस छोटे से रेस्टोरेंट में गया जो ग्रैंडपा चलाते थे। ग्रैंडपा के परिवार को हंसते और खुशी से जीते देखकर वो किस्मत के खेल से हैरान रह गया और उसके दिल में अचानक एक गर्माहट महसूस हुई। एक ऐसा इंसान जो हमेशा ठंडा और लापरवाह रहता था, उसके लिए ये एक अजीब नया एहसास था। वो अपने आसपास के लोगों की परवाह करने लगा, इतना ज्यादा कि उसका परिवार उसके रवैये में आए बदलाव से पूरी तरह दंग रह गया। डिनर के बाद उसने अपनी पत्नी की बर्तन धोने में मदद करने की पेशकश भी की। तुम ऐसे कैसे हो सकते हो? तुम मुझे इस तरह कैसे सरप्राइज कर रहे हो? उसने हैरान होते हुए कहा। फिर चोलहुन ने कहा कि वो हेजन को वॉक पर ले जाना चाहता है। उसके दिल से निकले कन्फेशन की गर्माहट से हेजन का टूटा हुआ दिल धीरे धीरे जुड़ने लगा, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये आदमी असल में किन हालात से गुजरा है। अगले दिन चोलहुन ग्रैंडपा के घर आया और इत्तेफाक से मीरान से टकरा गया, जो बस कूड़ा बाहर फेंकने निकली थी। मीरान ने उसे तुरंत पहचान लिया। वो बैंक मैनेजर चोलहुन था और उसने उनके परिवार को वुकी लोन दिलवाने के लिए उसका दिल से शुक्रिया अदा किया। उसने उसे एक छोटा सा तोहफा भी दिया। ये कुछ बड़ा नहीं है, बस एक छोटा सा थैंक यू है। आखिर में यून चुलू आसमान की तरफ देखता है और उस मिरेकल के लिए दिल से शुक्रिया अदा करता है जो उसे मिला। वो कहता है कि अब वो खुशी से जिएगा और उसके बाद वापस लौटेगा। और इस तरह हमारी मूवी खत्म होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।